बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी डेवलपमेंट तुर्की, चाइना और रूस ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान की सुलह करवा दी है। और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। और साथ ये भी कहा है कि जो भी मामला हुआ, अगर कोई उनको लगता है कि उनको मतलूबा लोग हुए तो पाकिस्तान के साथ पहले उसको शेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो भी मामला हुआ वो आगे चलेगा। अब ये बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सफ़ीर हैं वो सारे वापस भेज रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने जो सफ़ीर उनका निकाला था उसको वो दोबारा बुलाया जाएगा। पाकिस्तान का सफ़ीर दोबारा ईरान जाएगा। और दूसरे लफ्ज़ों और सादा लफ्ज़ों में, इजराइल, अमेरिका का प्लान चाइना, रूस और तुर्की ने मिलकर नाकाम बना दिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उधर इसराइल तैयारी करके बैठा हुआ था कि उन्होंने आज नहीं तो कल ईरान पर हमला कर देना है। और अब सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान के साथ उनकी सुलह हो गई है और कहा है कि दोनों पार्टीज गले मिले। यानी चाइना की जानिब से असल में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, स्पेशली रूस की जानिब से। रूस ने जो किरदार अदा किया है पुतिन ने, वो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। देखिए उनकी कल की स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी थी कि उन्होंने अनकरीब जो मामला अपने थे वो हाथ से निकलने की बजाय उन्होंने फौरी तौर पर ठीक कर लिए थे कि यार आप लोग आपस में लड़ रहे हो, लड़ाई जहां करनी है वहां पर करें। और चाइना ने फिर बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले किया और इस सूरत हाल में अब दोनों की सुलह हो गई है, अब कोई लड़ाई नहीं। और एक और कंट्री है जिसने बड़ा रोल अदा किया लेकिन उसका नाम नहीं आया। आप हैरान होंगे कि वो कौन सी कंट्री है। सऊदी अरब। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। यानी उन्होंने कितना पॉजिटिव किरदार अदा किया कि एक टाइम ये था कि ईरान की और सऊदी अरब की सुलह के लिए चाइना को बीच में आना पड़ा। अब पाकिस्तान और ईरान की सुलह के लिए सऊदी अरब ने किरदार अदा किया क्योंकि सऊदी अरब को इस बात का अंदाजा हो चला है कि इस सारे मामले पर ये जंग जब बढ़ती है तो ये बड़ी तबाहकुन होगी। क्योंकि देखिए इसमें वजह क्या होती है। वजह इसमें सबसे बड़ी ये है कि अगर पाकिस्तान और ईरान की जंग आपस में लड़ जाती है और ये तबाही की तरफ जाता है तो फिर अमेरिका कहेगा कि चलो यही टाइम है, ईरान पर हमला करो। और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और ये इस सारी सूरत हाल में तबाही का अगला लेवल होगा। मजे की बात आप देखिए कि कैसा कुदरत ने सिस्टम बदला हुआ है कि इस वक्त टाइम ये है, सारे ममालिक एक दूसरे से सुलह करवाने की कोशिशों में कि यार कोई लड़ाई ना हो जाए। क्योंकि एक गलती, सिर्फ एक गलती पूरा खित्ता जलाकर आग कर सकती है और वो गलती इसराइल के लिए होने वाली है। देखिए इंटरनेशनल इदारे, ब्लूमबर्ग समेत दुनिया भर के इदारों ने इसराइल को वार्न कर दिया है। ईरान ने जो हमला किया था उन्होंने कहा कि वो वार्निंग था। उन्होंने कहा कि वार्निंग था, जो खास तौर पर उन्होंने इराक में हमला किया और ये जो बंदा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसको मारा। कहा कि ये देखो तस्वीरें हैं और ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था। अब उन्होंने कहा है कि अगला जो हमला हो सकता है वो सीधा तेल अवीव पर मिसाइल गिर सकता है क्योंकि इसराइल ने प्लान ये किया है। उन्होंने इस वक्त पूरी तैयारी की हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान पर हमला करना है। नेतन्याहू ने कल ऐलान कर दिया कि उन्होंने अमेरिका ने और बरतानिया ने मिलकर हमला करना है। तो पाकिस्तान की सुलह होने के साथ अब ये एयर स्पेस भी खुल रही है, सारी चीज़ें खुल रही हैं, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद असल कहानी ये है, इवन के ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है वो भी इसराइल को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि मैं किसी भी पर हमला कर सकता हूँ, चाहे वो न्यूक्लियर ताकत हो या ना हो। तुम पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। अलग बात है कि पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया इसराइल नहीं कर सकता। इसराइल की वो पावर नहीं है। देखिए ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है और ईरान ने अब इंस्टॉल उसको किया है और रोकने के लिए। अब यहां पर चाइना ने क्या रोल प्ले किया, अब चाइना क्या करने वाला है, अब समझिए असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। देखिए अब वापिस आ जाते हैं उसी सारी सूरत हाल की जानिब कि यमन वाला जो महाज है वो अब दोबारा खुल गया है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यमन इनके कंट्रोल में आ नहीं पा रहा। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल थी कि अमेरिका का ख्याल था कि पाकिस्तान की ईरान के साथ लड़ाई हो जाए और फिर मैं पाकिस्तान को बैक करूं और कल को पाकिस्तान से अगर इनको जरूरत पड़े तो अड्डे शड्डे भी मांग ले कि जी लड़ाई करनी है। वो बात की बात है कि इनको मिले या ना मिले, ये इनके दिमागों में चीज़ चल रही होती है। अब उनको ये लग रहा है कि यार इनकी तो सुलह हो गई है। इंडिया को ये लग रहा है अच्छा इनका एक महाज बंद हो गया है। उधर अफगानिस्तान ने भी रोल प्ले किया कहीं ना कहीं, ओपनली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यार आप लोग सुलह करें,
ये सारे का सारा मामला हुआ तो आप अंदाजा कर लें कि इंडिया के लिए पोजीशन वीक हो गई है। अमेरिका को अब दोबारा जवाबदेह होना पड़ेगा कि बताओ तुमने अब यमनियों का करना क्या, उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। मैं आज स्ट्राइक करता हूं, मैं कल स्ट्राइक करता हूं। और स्ट्राइक करने के चक्कर में आप जानते हुआ क्या है, ये जितने शिप यमन ने तबाह किए हैं, पता ये चला है कि मोस्टली नाकारा हो गए और वो रिपेयर होने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने उस जगह पर हमला किया है जहां उनका इंजन था और चीजें थी, और ज्यादातर वो चीजें तबाह कर दी हैं कि जिसके बाद कई शिप तो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए। और दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमने अमेरिका, बरतानिया और इजराइल, इनके कोई भी शिप हैं जो यहां से गुजरे, हमने किसी सूरत उनकी इंश्योरेंस नहीं करनी। और इंश्योरेंस नहीं करनी अब हमारी तरफ से तबाह होते हैं, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा कर लें कि जब ये मामला हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल हो। अब सारे का सारा फोकस जाने वाला है, सीधा फोकस जा रहा है इजराइल के ऊपर। अब इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि रूस ने और चाइना ने पाकिस्तान की लड़ाई खत्म करवा दी है ईरान के साथ, लिहाजा अब इन सब का फोकस हम है। देखिए, नेतन्याहू ने जो कल बयान दिया है वो तीसरी जंग अजीम को बिल्कुल सर पर लाने के लिए काफी है। हम लोगों को शायद अंदाजा नहीं वो कितना खतरनाक बयान है जो वो दे गया। वो कह रहा है, उसने ओपनली कह दी, पता है सबको था, लेकिन उसने कह दी मैंने अब फलस्तीन को हर सूरत फतह करना है, और उसके लिए वो तैयार बैठे हुए हैं कि हमने मिसाइल मारना है। यानी आप ये सोचो, उन्होंने यहां तक बात की कि हमने न्यूक्लियर हमला करना है। उधर आप ये देखिए कि हुआ ये है कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अमेरिका और तमाम ताकतों को पैगाम दे दिया है कि एक बहुत बड़े रिसेशन के लिए, इतने बड़े क्राइसिस के लिए तैयार रहें कि पूरी दुनिया में खुराक समेत हर चीज़ का बहरान, महंगी चीज़ें, सप्लाई डिस्टर्ब होने वाली है। उन्होंने कहा है कि पूरा वर्ल्ड अब घुटनों में गिरेगा। एक ही हल है आपके पास, सिर्फ एक हल है कि आप जाकर यमनियों से सुलह कर लें। और सुलह क्या है? यमन ने ये तो नहीं कहा कि हमारी आपसे जंग है, उन्होंने कहा बस आप इसराइल माल ना भेजे। तो इसका मतलब है अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनको कह दिया है कि आप उनकी बात मान ले, और बात मान ले, नहीं तो ये जंग जो है वो पूरे की पूरी इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की राख कर देगी, और पूरी दुनिया के अंदर इतने हालात खराब हो जाएंगे, कई हुकूमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे, महंगाई के खिलाफ। स्पेशली यूरोप की हालत तो पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल जब हो चली है तो फिर उसके बाद क्या मामला होगा कि उन्होंने कहा कि आप इजराइल माल भेजना बंद कर दें। इसराइल के प्रेसिडेंट इस वक्त स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं, और आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में हुआ कुछ ये है कि वहां पर इजराइल के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई, और उनको ये कहा गया कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये असल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तारी के लिए क्या मामला है? उन्होंने कहा जी इजराइल के सदर को जंगी जुराइम के इर्तिकाब का सामना है, लिहाजा ना तो कोई उनको इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, इजराइल के सदर जो स्विट्जरलैंड में, उनको गिरफ्तार करने का मुकदमा है, और वहां पर यह कहा गया है कि आप जानते हैं कि उन्होंने शिरकत की, और वहां पर ये उनको कहा गया है कि इन्होंने आम लोगों को मारा है। अब इजरायली पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उनको वहां से निकाल कर लेकर उनको गिरफ्तार ना किया जाए। वो कहते हैं जी ये सदर है, इनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने पर आपको बगैर इस्तिस्ना ये सारी चीजें खत्म करके आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस सूरत हाल में आपका इस्तिस्ना, अगर आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका इस्तिस्ना भी खत्म हो जाता है। अब आप सोचिए जरा, इसराइल पूरी ताकत लड़ा रहा है, अमेरिका कर रहा है, बरतानिया के यहाँ से हम उसको निकाले, और वो कह रहे हैं कि ये भी सूरत हाल हो सकती है उनकी अदालत एक हुक्म जारी करे कि वो उनको वहां से निकालने में किरदार अदा करने के लिए अमेरिका और जो ताबी उनको रोक सकती है। अब ये काम क्या कर रहे हैं? देखिए, इसराइल के खिलाफ इस लेवल पर हो गया कि उसके प्रेसिडेंट का हाल कितना बुरा हो गया, ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन किसी ना किसी तरह तो जाहिर सी बात है वो निकाल कर अपना प्रेसिडेंट ले आएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? अब सारे का सारा ईरान का जो फोकस है वो उधर हो जाएगा। अब ये देखो, ये यमन वाला जो मामला है ये ज्यादा देर तक इस तरह चल नहीं सकता कि अपना शिप तबाह करवाते जाए। दूसरा ये है कि आप अगर शिप वहां से नहीं ले जा रहे, रूट आपने बदल लिया है, आप उधर से ऊपर से होकर जा रहे हैं, तब भी सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, रेट्स आसमान पर जा रहे हैं, और वो चीजें काबिल कबूल नहीं है। पूरी दुनिया पर अमेरिका पर प्रेशर डाल रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, लट से मिसाल के तौर पर फ्रांस में रहने वाला एक बंदा है, उसको माल लेट मिलता है, और वो पूछता वजह क्या? वो कह रहे जी वजह यह है कि आपकी जो हुकूमत है वो कह रही है बजिद है कि हमने 90 लाख के जो लोग वाला मुल्क है उसको माल देना है,
तो वो इस चक्कर में ऊपर से आते हैं, रेड सी से नहीं जा रहे, तो माल आपको लेट मिल रहा है, लिहाजा महंगा। वो कहेगा भाड़ में जाए इजराइल, हम क्या करें, हमारा कसूर है, हम यहाँ से उनको कैसे मैनेज करते फिरे। आप इस जंग से बाहर निकले। तो करते करते सूरत हाल इसराइल के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वक्त जो मामला सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ है वो इसराइल के लिए कि अब यमन के मामले पर अमेरिका को कुछ ना कुछ करना है। आप सोचिए कि ईरान ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस वक्त हासिल कर ली हुई है और उन्होंने यमन को दी है कि यमन धड़ाधड़ हमलों पर हमले करता जा रहा है। उधर आप देखिए कि हमास ने एक हमला किया, उनके एक फाइटर ने 30 उन्होंने फौजी मार दिए एक ही हमले के अंदर। आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि आप 30 फौजी मार दें और फिर उसके बाद ये अभी तक इनका फिगर तो खैर 200 से ऊपर जा ही नहीं रहा। 200 की सूरत हाल ये है कि एक दिन में 200 से ज़्यादा बंदे मारे हैं। उधर हालत ये है कि ग्रीस ने यमन के हौसी जो है उन पर हमले के लिए एक बहरी जहाज़ भेजा। अमेरिका ने उनको ऑर्डर दिया था। अब वहाँ पर तकरीबन 17 अफराद थे उस सारे जहाज़ के ऊपर जो क्रू मेंबर से। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने कहा जी हमने हमला नहीं करना यमन पर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी खबर है। यानी इतनी बड़ी खबर है कि अब तमाम ममालिक के लोग कह रहे हैं भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, आप ये पकड़े इस्तीफा, हम यहाँ से जा रहे, ना हम आपकी एयरफोर्स में रहेंगे ना कुछ। लोग इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार करना ही नहीं चाहते। अमेरिका तनहा खड़ा हुआ है। बड़ा शौक था उसको कि पाकिस्तान और ईरान की जंग हो जाए, मुझे कहीं अड्डे मिल जाएंगे और मैं हमला करूंगा, उसका ये शौक ही रह गया। दूसरी सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका से दुनिया पूछ रही है कि बताओ यमन की क्या सूरत हाल, हौसियों को तुम अकेले नहीं लड़ सकते, जाओ हमला करो। वो इनको कह रहे हैं कि हमला करो। अब एक बात बताइए, अमेरिका ने पहले दिन हमला किया, उसके बाद से अब तक सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, कोई मुसद्दका चीज़ नहीं है कि अमेरिका ने कोई हमला करने की कोशिश किया कुछ। लेकिन यमन लगातार हमला करता जा रहा है। क्यों? क्या अमेरिका के तमाम मामला जो हैं वो इस वक्त यमन के हाथ में लग चुके हैं? यानी उनके जो सिस्टम है या उनके जो जितने जहाज़ हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, डाटा, ये तमाम की तमाम रियल टाइम इंटेलिजेंस क्या यमन के पास आ चुकी है? अब जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें उनके पास आ गई हैं। इसीलिए तो अमेरिका इस वक्त रिलेक्टेंट है कि उसको समझ नहीं आ पा रही कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर, ना हमला करने की पोजीशन में है। उधर आप देखिए अब इसराइल ने एक ही प्लान, आपको बार बार हकीकत टीवी एक बात कह रहा है, ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। इसराइल दीवार के साथ लग चुका है, बंद गली में दाखिल हो गया। जंग उसने खत्म नहीं करनी, नेतन्याहू छोड़ने नहीं वाला। अमेरिका को समझ नहीं आ पा रही, उन्होंने अमन यहां पर लाने का कोई सिलसिला नहीं है। लास्ट फेज बड़ा खतरनाक है। देखिए सारी चीजें अपनी जगह है और वो लास्ट फेज ये है कि इसराइल के मिनिस्टर दूसरे ने भी ये बयान दे दिया है कि हमें न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वो न्यूक्लियर हमला करेंगे तो क्या उसके बाद उन पर एटमी हमला नहीं होगा? ईरान भी करेगा, फिर उसके बाद चाइना बैठा हुआ है, फिर उसके बाद रशिया। देखिए एक बात ज़हन में रख लें, ये 57 इस्लामिक ममालिक को अभी ये बात समझ नहीं आ पा रही। इसराइल का जहाँ तक मामला है वो है मस्जिद अक्सा और ये तमाम चीज़ें। अगर उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया किसी भी वजह से, तो मेरी याद रखिए कि 57 इस्लामिक ममालिक के अंदर लोगों ने आकर सबको कहना है कि भेजो अपनी फौजें, और जब तक उन्होंने अपनी एयरफोर्स और फौजें रवाना नहीं कर देनी इसराइल पर हमले के लिए, कुछ नहीं हो सकता। उधर आप बताइए अमेरिका 24 से 48 घंटों के अंदर नेतन्याहू के इस बयान का दिफा तक नहीं कर पा रहा जो उसने कहा कि मैंने पूरा फ़लस्तीन लेना है और पोस्ट वार यानी इस जंग के बाद फ़लस्तीनियों को निकाल देना है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो साफ बात है कि आप उनका लैंड कब्जे में लेने जा रहे हैं। देखिए जो बातें दुनिया कहती थी जी इसराइल के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप जानते हैं कि आज रूस ने क्या बयान दिया है इसराइल के खिलाफ? उन्होंने क्या कहा, अगर दूसरी जंग अज़ीम में इसराइल के खिलाफ कोई ज्यादती हुई है, इसका यह मतलब नहीं है उनका लाइसेंस दे दिया जाए कि वो दुनिया में जो चाहे करें, जिसको मर्जी मारें और उनको कोई पूछने वाला ना हो, जिसकी मर्जी जमीन पर कब्जा कर ले। हम किसी सूरत फलस्तीन की जमीन को खाने नहीं देंगे। पुतिन को असल में इस बात का पता है कि अगर इन्होंने ये जमीन खाई तो कल को मेरी भी जमीनें खा लेंगे, मेरा भी इलाका ले लेंगे, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर फिजा जो है वो बड़ी क्लीन हो चुकी है, साफ हो चुकी है, और उसमें एक चीज बड़ी तय है कि अब दोबारा रुख होने वाला इसराइल की जानिब चाइना, रशिया, ईरान, यमन, हिजबुल्ला, हमास और दीगर ताकतें, ये सारी की सारी इसराइल की बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है।
अमेरिका के पास करने के लिए कुछ नहीं है अनटिल के एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए, इतनी बड़ी जंग छिड़ जाए जो अमेरिका के कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। लेकिन अगर इसराइल ने कोई न्यूक्लियर या कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखिएगा शीशे के घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके घर भी टूटने होते हैं। वो ज्यादा देर तक पत्थर मारेंगे तो सब कुछ किरसी किरसी हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।